Welcome to Econify. Today we are going to discuss current affairs based on 24th of August 2026. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. विद रेफरेंस टू सिक्योरिटीज मार्केट सेटलमेंट साइकिल इम्प्लीमेंटेड बाय सेबी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो मैं आपको थोड़ा एक मार्केट सेटलमेंट साइकिल का एक आइडिया दे देता हूँ. बेसिकली क्या होता है कि जिस दिन आपने शेयर्स बाई किए और फिर आपने शेयर्स सेल किए, ठीक, तो मान लीजिए आपने मंडे को शेयर्स बाई किए, लेकिन ये मंडे को ही आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे. जो आपका डीमैट अकाउंट है, ठीक है, इसमें ये मंडे को क्रेडिट नहीं होंगे. यहाँ चलता है T+1. क्या चलता है? T+1, यानी कि ट्रेडिंग +1. तो इसका मतलब है ये शेयर्स आपके डीमैट में क्रेडिट कब होंगे? ट्यूसडे को. ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? T+1 सेटलमेंट, राइट. अब सेल का भी सेम रहता है. अगर आज आपने शेयर सेल किए तो वो आपके डीमैट से डेबिट, ठीक है, सेम डे नहीं होते, नेक्स्ट डे होते हैं. कब होते हैं? नेक्स्ट डे. और वो भी वर्किंग डे होना चाहिए. मार्केट उस दिन फंक्शन होनी चाहिए, मंडे टू फ्राइडे. हॉलीडेज के दिन तो ये आपका फिर उस दिन डेबिट क्रेडिट नहीं रहता, राइट. अब पर्पस क्या है इसका? कह रहा है कि इंडिया बिकेम द ओनली सेकंड मेजर मार्केट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू इंप्लीमेंट द कंप्लीट T1 सेटलमेंट साइकिल फॉर इक्विटी कैश सेगमेंट्स. यानी कि जब भी आप स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हैं तो चाइना के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें T+1 साइकिल चलता है. क्या चलता है? T+1 साइकिल. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है. इंडिया में T+1 चलता है, इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है. ठीक है. सेकंड इज अंडर द ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट. अब बेसिकली इंडिया इज प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स टू T+0 सेटलमेंट, यानी कि सेम डे सेटलमेंट. सेम डे सेटलमेंट, जिस दिन बाय किया उसी दिन आपके डीमैट में क्रेडिट हो, और जिस दिन सेल किया उसी दिन आपके डीमैट से डेबिट हो और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए. Second is under the optional T+0 settlement mechanism, the clearing and settlement of funds and securities occur on the same day the trade is executed. So this statement is absolutely correct. So अभी के लिए इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि अभी के लिए T+0 जो है ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है. ठीक है, एक इसका बीटा वर्जन रिलीज किया है, तो ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है और इसमें अभी सिर्फ 25 स्टॉक्स को इंक्लूड किया गया है. सारे स्टॉक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है. अब यही एग्जाम में T+0 को वो बोलते हैं कि एवरी स्टॉक हैज बीन इंक्लूडेड, सो दैट इज इनकरेक्ट. बेसिकली इट्स अ बीटा वर्जन, एक तरह का ट्रायल चल रहा है. सो स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब इस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट 2 क्या पूछ रहा है कि सेटलमेंट ये सेम दिन में ही हो जाती है, तो बिल्कुल सही है. शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल इंक्रीज काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क एंड लॉक अप लार्जर अमाउंट्स ऑफ मार्जिन कैपिटल इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस. अब मुझे एक बात बताइए, अगर आज आपने सेल किया और कल आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ जो भी अमाउंट है, जो भी शेयर्स हैं, तो इससे तो देखा जाए, इससे तो लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि अगर इस सेटलमेंट साइकिल को हम शॉर्ट कर दें, क्या कर दें? शॉर्ट, यानी कि T+0 कर दें, इससे क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा. ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है. इनफैक्ट इससे तो क्रेडिट जो आपका मार्केट में, एक तरह से आप ये मान लें कि मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो वॉल्यूम है, वो और ज्यादा इंक्रीज होगा. वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज होगा. सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सेटलमेंट. एज ऑफ नाउ इंडिया इज फॉलोइंग T+1. नेक्स्ट, with reference to tax buoyancy and tax elasticity in public finance, consider the following statement. ठीक है, अगर आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, टैक्स बुoyancy क्या होता है, आप मेरे चैनल पे जाके की कंसेप्ट्स करके एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें मैंने टर्म्स को एक्सप्लेन किया है. सो एवरी सिंगल टर्म हैज बीन डीकोडेड इन अ सिंप्लीफाइड मैनर. आप वो जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं और ये आपको पूरा पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है. Okay, tax buoyancy measures the responsiveness of tax revenue mobilization to changes in national income, taking into account both economic growth and discretionary tax policy changes. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो टैक्स बुoyancy है, इसमें हम क्या मेजर करते हैं? इसमें हम सिंपली ये देखते हैं कि सरकार का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, टोटल टैक्स रेवेन्यू, इसमें कितना चेंज हुआ ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी. और कौन सी जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी. विद जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी.
तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, इसका यह मतलब है कि टैक्स बेयोंसे मेजर करता है कि नेशनल इनकम में बदलाव आने से सरकार के टोटल टैक्स रेवेन्यू में कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, रिलेशन बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी। तो अगर ये इक्वल टू 1 होगा तो मतलब बराबर का रिस्पॉन्स है, ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इट्स कंसिडर्ड वेरी गुड, लेस देन 1 होगा तो इट्स नॉट कंसिडर्ड एन आइडियल। सो ये तीन ही आउटकम्स होंगे, राइट। और सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, टैक्स इलास्टिसिटी आइसोलेट्स द ऑटोमेटिक responsiveness of the tax yield to GDP growth by excluding the revenue effects of legislative revision, tax rate change and base expansion। जैसे कि टैक्स बेयोंसे में हम देखें, हम सरकार की जो फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट है, सरकार ने क्या क्या टैक्सेस में चेंज किए, उसे भी इंक्लूड करते हैं, क्या उसे भी हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन टैक्स इलास्टिसिटी में हम सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज को इंक्लूड नहीं करते। हम इसमें सिर्फ क्या, इसमें हम सिंपली मान लीजिए, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जीडीपी बढ़ने की वजह से, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से सरकार के टैक्स कलेक्शन में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। अब सरकार के टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज दो रीजन से हो सकते हैं, या तो सरकार ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया, ठीक है, वो आपका स्टडी करता है टैक्स बेयोंसे। टैक्स बेयोंसे आपका सरकार के जो लेजिस्लेटिव है, यानी कि जो फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट के थ्रू सरकार ने जो चेंजेस किए हैं, वो टैक्स बेयोंसे स्टडी करता है। टैक्स इलास्टिसिटी उसे इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो ये प्योरली इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है, ठीक है। इसके बाद अ टैक्स बेयोंसे वैल्यू ग्रेटर देन 1.0 implies टैक्स रेवेन्यू ग्रो एट अ स्लोअर रेट देन नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर टैक्स बेयोंसे ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है टैक्स रेवेन्यूज की ग्रोथ आपकी अच्छी है। So that's incorrect. So the right answer is option A. So what are the key takeaways from these from this question? You have to understand tax beyoncé and tax elasticity. तो इससे रिलेटेड आप प्लेलिस्ट में जाके इन टॉपिक्स को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PLFS, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसे पब्लिश कौन करता है? एनएसओ, ठीक है। ये मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, आई विल नॉट गो इनटू द इंडिकेटर्स राइट नाउ। रिगार्डिंग इंडिकेटर्स एंड एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज, यू हैव टू कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन इंडिया इंक्लूड, नाउ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इन इंडिया, इसकी तीन कैटेगरीज बनी हुई हैं। एक है आपका ऑन अकाउंट वर्कर, एक है आपका एम्प्लॉयर्स, ठीक है, और थर्ड है आपका अनपेड हेल्पर्स। अब आप बोलेंगे सर ये कैटेगरीज को डिफाइन कैसे करना है? सिंपली याद रखिए, जो पहला है डेट इज सोलो ऑपरेटर, यानी कि आपके पास अपना ई रिक्शा है और आप उसे चला रहे हो, डेट इज कॉल्ड ऑन अकाउंट वर्कर्स। एम्प्लॉयर सिंपली कि एक रेस्टोरेंट का ओनर है, उसने 3 शेफ और 2 वेटर्स को रखा है, डेट इज एम्प्लॉयर। अनपेड हेल्पर्स, मान लीजिए खेत में किसान का बेटा उसकी मदद कर रहा है, डेट इज कॉल्ड अनपेड हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज। So statement 1 is absolutely correct. All right. Now coming to the question, statement 2, the worker population. The worker population ratio is defined as a percentage of employed persons in the total population. So this statement is also correct. An increase in the share of casual wage labor relative to regular wage या salaried employment indicates increasing formalization and social security coverage in the workplace. So this statement is absolutely incorrect. तो अगर ज़्यादा कैजुअलाइजेशन होती है, कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? 2 महीने के लिए वर्कर्स को हायर किया, कंट्रैक्ट पे हायर किया, फिर 3 महीने के बाद कंट्रैक्ट के बाद उनको बोल दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये सब हो रहा है तो इसको फॉर्मलाइजेशन थोड़े कहेंगे, ये तो सिंपली कैजुअलाइजेशन है, और कैजुअलाइजेशन का मतलब फॉर्मलाइजेशन नहीं होता। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, mark it as one of the important question at present. So with reference to BBPS, Bharat Bill Pay System, and cross border inward bill collections, consider the following statement. BBPS is an integrated interoperable platform operated under the regulatory oversight of the RBI by NPCI, Bharat Bill Pay Limited.
So this statement is absolutely correct. Now the term here is interoperable. Now please pay attention to this. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर रहे हो पेटीएम और आपने कहीं बिल देना था, वो यूज कर रहा था जीपे, वो यूज कर रहा था फोन पे। ठीक है, अब आप पेटीएम का यूज करके जीपे पे पेमेंट कर देते हो, पेटीएम का यूज करके फोन पे पेमेंट कर देते हो। सो इसको हम कहते हैं इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म। क्या कहते हैं? इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब एक होते हैं नॉन इंटर ऑपरेबल, जिसमें जैसे कि वॉलेट्स, अगर आपने ओला मनी यूज की हो या आपने उबर मनी ये सब कुछ यूज किया तो उसका यूज सिर्फ आप एक ही जगह कर सकते हैं। ठीक है, सो इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म का मतलब है कि अगला किस प्लेटफॉर्म पे वो मैटर नहीं करता, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। और ये इट इज अंडर द ओवरसाइट ऑफ द आरबीआई बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट। Non-resident Indians are permitted to undertake utility, educational and local bill pay payments in India directly through the WPPS क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट चैनल। सो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मान लीजिए आप यूएई में हैं और आपके पेरेंट्स ने आपको व्हाट्सएप कॉल की। वैसे व्हाट्सएप तो वहाँ चलता नहीं है, कुछ और ही होगा। आपने वहाँ कॉल की और उन्होंने आपसे कहा कि आपने उनसे कहा कि आपकी बिल वगैरह का क्या स्टेटस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है महीने का। उन्होंने कहा 5,000 रुपये बिल है, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं यहाँ से पे कर देता हूँ। तो जो एनआरआईज हैं, जो कहीं पर भी रह रहे हैं, अगर कहीं पर भी इन द सेंस कि जिस कंट्री के साथ हमारा ये टाई अप होगा, सो आप प्लीज ये जरूर देखिए कि हमारा टाई अप किन कंट्रीज के साथ है। इसको काफी एक्सपेंड कर रही है गवर्नमेंट, एक्सपेंशन मोड में है, कई कंट्रीज के साथ हमने टाई अप कर लिया है। सो एक एनआरआई दुबई में बैठ के अपने पेरेंट्स जो इंडिया में हैं उनका वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट चैनल। स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ डबल BPS transaction require physical paper. कहाँ से physical paper? Statement 3 is absolutely incorrect. The right answer is option B. Okay. Which of the following best describes the twin deficit hypothesis? अब इस तरह से समझो, किसी को BP भी है और उसको शुगर भी है, दोनों हो गया ट्विन डेफिशिएट हाइपोथेसिस। अगर इकोनॉमी को बीपी और शुगर एक साथ हो जाए तो देखना पड़ेगा क्या क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली वाइडनिंग ऑफ द प्राइमरी डेफिशिएट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू डेफिशिएट, इनकरेक्ट। अ स्ट्रक्चरल लिंकेज वेयर हाई फिजिकल डेफिशिएट लीड टू एक्सपेंशन इन द CAD through national saving investment imbalances, concurrent deficit observed in the capital account and the foreign exchange reserve, a situation where high corporate balance sheet debt coincide with non-performing loans on commercial bank balance sheet। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना बच्चे बी और डी में कंफ्यूज होंगे, ए और सी तो आंसर है ही नहीं। अब मैं यहाँ कुछ क्लियर कर देता हूँ। जो आपका ऑप्शन बी है दैट इज टेक्निकली कॉल्ड ट्विन डेफिशिएट हाइपोथेसिस। इसका ये मतलब है एक देश जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिशिएट भी है और साथ के साथ करंट अकाउंट डेफिशिएट भी है। तो अगर आपको याद हो 1991 में भारत की कुछ सेम कंडीशन थी। ठीक है, आपका बीओपी क्राइसिस भी था और आपका हाई फिजिकल डेफिशिएट भी था। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ऑप्शन डी ऑल्सो। अब जब देखिए यहाँ पे क्या कीवर्ड यूज हुआ है, बैलेंस शीट। तो मान लीजिए, अब इस तरह समझते हैं, एसबीआई ने किसी XYZ कंपनी को लोन दिया 500 करोड़ का, और ये जो XYZ कंपनी है इसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये इट इज इनटू लॉसेस। ठीक है, अब देखो इसने पैसा एसबीआई का वापस करना था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अब ये तो कर नहीं पाएगी। इसकी बैलेंस शीट खराब होने की वजह से एसबीआई की बैलेंस शीट भी खराब हो जाएगी। अ सिचुएशन वेयर हाई कॉर्पोरेट बैलेंस शीट डेट coincides with non-performing loans on commercial bank balance sheet, so that is called twin, that is basically known as twin balance sheet syndrome। दो कंपनीज की बैलेंस शीट पे एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि 25 अगस्त MCQs के साथ। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने इकोनॉमिफाई इंडिया ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 सितंबर से हमारा इंडियन इकोनॉमी UPSC का कोर्स स्टार्ट हो रहा है फॉर 2027। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।